हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। इस वीडियो में बात करेंगे सक्षम प्रैक्टिस सेट। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। प्रैक्टिस सेट वही है भैया जो आपका 140 का चल रहा है, उसके थोड़ा सा रीजनिंग और कंप्यूटर क्वेश्चन देख लेंगे। पहला पेपर है, आसान सी चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें टफ है नहीं। पेपर में भी आपको पता ही है कि ऐसा बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं आती हैं। बच्चों जो चीज़ें ईजी होती हैं वो ईजी चीज़ें ही थोड़ा सा टफ हो जाती हैं। शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न के साथ। अब देखो पहला प्रश्न इसमें क्या है, आपके पास सिंपल सा यूपीएस की फुल फॉर्म पूछी हुई थी। बचपन से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आना चाहिए ये क्वेश्चन। ये ऐसा नहीं है कि जब पढ़ोगे तभी ये चीज़ पता होनी चाहिए। ये सिंपल सा जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, तो ये पता होना चाहिए। यूपीएस का जो पूरा नाम होता है आपके पास, उसको क्या बोलते हैं? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। कि जब भी आपके पास लाइट चली जाती है तो लाइट चलने के बाद, जाने के बाद भी आपके पास जो सिस्टम होता है वो सिस्टम थोड़ी देर तक चलता रहे, ताकि जो आप काम कर रहे हैं वो काम को फाइलों में सेव किया जा सके। इसलिए यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? आपके पास अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होती है। आगे देखेंगे कंप्यूटर मॉनिटर की गुणवत्ता है वो किस में जांच की जाती है? तो जो कंप्यूटर की जो गुणवत्ता होती है वो आपके पास डॉट पर इंच हो गया, रेजोल्यूशन हो गया, रेफरेंस रेट, इन सभी में जो है इनकी गुणवत्ता को हम मेजर कर सकते हैं। डॉट पर इंच का मतलब हो गया, सिंपल सी बात है कि किन्हीं भी आपके पास जैसे मैं ये कह सकता हूँ जैसे स्क्रीन होती है ना, तो स्क्रीन के बीच में आपके पास छोटे छोटे डॉट से मिल करके आपके पास क्या बनते हैं? ये छोटे छोटे डॉट से मिल करके आपके पास पिक्सल बनते हैं। जो भी आपके पास पर स्क्वायर मीटर एरिया पे, यानी छोटे से एरिया पे, मान लो कि अगर ये है तो मैंने कहा अगर यहाँ पर मैंने ये बात की, जितने नंबर ऑफ डॉट ज़्यादा होंगे तो उतने ही आपके पास क्या होने वाले, जितने पिक्सल ज़्यादा होंगे उतनी जो है क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इसी तरीके से रेफरेंस रेट के बारे में बात करते हैं हम, जिसको जो है हम जो है आपके पास हर्ट्ज में जिसको हम बेसिकली मेजर करते हैं। और आपके पास जब रेजोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो रेजोल्यूशन का किससे मतलब होता है? आपके पास पिक्सल से मतलब होता है। यानी जिसकी जितनी अच्छी आपके पास पिक्सल होती हैं तो उतना ही उसका आपके पास क्या होता है, उतना ही अच्छा आपके पास यहाँ पे रेजोल्यूशन आपको मिल जाता है। इतनी शायद आपको चीज़ें जो होती हैं वो आपके पास पता होनी चाहिए। तो रेजोल्यूशन का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ पिक्सल से। रेफरेंस रेट का मतलब हो गया आपके पास कि हर्ट्ज से, कि कितने जल्दी जल्दी जो है आपके पास स्क्रीन में जो है आपके पास चेंजेस नजर आ रहा है। तो उपयुक्त सभी जो है आपके पास इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 127 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिक जो डेटा होता है उसको एंटर कराने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो सीधी सी बात है, हमें स्कैनर से तो ठीक है, लेकिन स्कैनर से आप ऐसे एंट्री नहीं करा पाओगे ना, टेक्स्ट वगैरह की एंट्री नहीं कराओगे, न्यूमेरिकल डेटा की एंट्री नहीं करवा पाओगे। तो यहाँ पे जिससे हम एंट्री करवाते हैं, जैसे आपको टाइप वगैरह करना है या फिर कोई न्यूमेरिक डेटा डालना है 1 2 3 कुछ इस तरीके से डालना है, या ABC लिखना है, तो आपके पास जो यहाँ पे जो रहता है वो सामान्य जो पद्धति है वो आपके पास क्या है? कीबोर्ड है। स्कैनर आपके पास फोटो वगैरह को जो है कैप्चर करने के लिए या फोटो को जो है आपके पास इनपुट करने के लिए जो है हम स्कैनर वगैरह के लिए विशेषता इस्तेमाल करते हैं। बाकी प्रिंटर तो इनपुट वैसे भी नहीं है ना, प्रिंटर तो आपके पास क्या हो जाता है? प्रिंटर आपके पास एक आउटपुट डिवाइस हो जाती है, इसलिए जो इसका आंसर बनेगा वो पहला ही केवल आंसर होने वाला है। आगे देखेंगे 128 क्वेश्चन। फाइल को सेव कर कंप्यूटर में बंद करने पर डेटा यथावत रहता है। किस में रहता है? तो जब भी हम किसी फाइल को सेव करते हैं उसके बाद फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर डेटा यथावत रहता है। कहाँ पे रहता है? क्या कैश मेमोरी में रहता है, मदरबोर्ड में रहता है, सेकेंडरी मेमोरी में रहता है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये रहता है आपके पास सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी आपके पास क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी में आपके पास जितनी भी हमारी हार्ड डिस्क होती है, SSD ड्राइव जिसे बोलते हैं, या हम SSD जिसे बोलते हैं, या हम पेन ड्राइव बोलते हैं, या फिर हमारे पास SD कार्ड आता है, या हमारे पास CD आता है, या अपने पास DVD आता है, ये तमाम जितनी भी चीज़ें आपके पास नज़र आ रही हैं ये सभी के सभी आपके पास सेकेंडरी मेमोरी होती है, यानी द्वितीयक मेमोरी जिसे कहते हैं। तो जब लाइट चली भी जाती है तो इसमें जो है आपके पास डेटा हमेशा सेव रहता है, यही तो कहते हैं हम। और इसके अलावा जब हम बात करते हैं रैम के बारे में, तो साहब रैम तो आपके पास एक परमानेंट मेमोरी नहीं है, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, या आपके पास एक ऐसी मेमोरी है, वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी या इसको हम ये भी बोलते हैं ये वाष्पीकृत मेमोरी है। वाष्पीकृत मेमोरी का मतलब जब जैसे ही लाइट आपके पास चली जाती है तो वैसे ही इस मेमोरी में रखा जो डेटा है वो भी आपके पास उड़ जाता है, इसको वाष्पीकृत मेमोरी भी कहा जाता है। और इसी तरीके से जो ये वाली मेमोरी होती है इनको अवाष्पीकृत मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि इनसे जो है डेटा आपका उड़ता नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई? कैश मेमोरी ये फास्टेस्ट मेमोरी आपके पास मानी जाती है, नॉट फास्टेस्ट। इससे वैसे फास्ट आपके पास कौन सी होती है? इससे जो फास्ट होती है आपके पास, क्या नाम है इसका, इससे जो आपके पास फास्ट कैश मेमोरी से आपके पास एक और मेमोरी होती है जो कैश से फास्ट होती है। थोड़ा सा दिमाग से मेरे निकल रहा है पर चलिए कोई बात नहीं। तो कैश वैसे दूसरे नंबर पर आपके पास आती है। हाँ, इससे जो फास्ट होती है वो आपके पास जो है रजिस्टर मेमोरी होती है। ठीक है, और कैश मेमोरी जो होती है आपके पास किस किस के बीच में काम करती है? ये आपके पास कंट्रोल यूनिट और आपके पास जो मेन मेमोरी आपके पास होती है, तो ये मेन मेमोरी और उसके कंट्रोल यूनिट के बीच में जो है आपके पास ये काम करती है। बाकी मदरबोर्ड तो बैकबोन ही हो गया भैया आपके पास। ठीक है, इसके ऊपर जो है जितने भी आपके कंपोनेंट्स होते हैं वो माउंटेड होते हैं। आगे देखेंगे 129 क्वेश्चन। निम्न स्टोरेज क्षमताओं का सबसे बड़े से छोटे की तरफ आपको बताना है। तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे? ये समझ में आ रहा होगा आपके पास। यहाँ पे सबसे बड़ा होगा TB, ये है टेराबाइट, फिर है गीगाबाइट, फिर है मेगाबाइट, और फिर है आपके पास KB। 1024 जो आपके पास KB होता है वो आपके पास कितना होता है? 1 MB के इक्वल होता है। तो 1 MB में 1024
के भी आपके पास आ जाते हैं। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं 1024 जो आपके पास MB होता है, ये किसके इक्वल होता है, ये 1 GB के इक्वल होता है। और जब हम 1024 GB के बारे में बात करते हैं तो ये आपके पास कितना हो जाता है, ये 1 TB आपके पास यहाँ पे हो जाता है। क्लियर हो रही बात। तो अभी के लिए जो आपके पास आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर आपके पास हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि साहब असेंबलर का कार्य क्या होता है। तो असेंबलर का कार्य बहुत सिंपल सा काम है कि क्या ये उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। साहब ये असेंबली भाषा को क्या करेगा, मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने का काम करता है। असेंबली भाषा क्या होती है, जिसमें आपके पास कुछ आपके पास न्यूमोनिक्स यूज़ करते हैं, LD हो गया, लोड हो गया, या आपके पास जैसे ऐड हो गया, आपके पास यहाँ पे सबट्रैक्ट हो गया, ऐसी चीज़ें जो लिखी जाती हैं तो ये होती हैं आपके पास असेंबली लैंग्वेज। इस असेंबली भाषा को हमें क्या करना होता है, मशीनी भाषा में चेंज करना होता है। क्यों, क्योंकि साहब आपके पास जो कंप्यूटर होता है वो मशीनी भाषा को ही समझता है, अरे यही तो होता है। तो मशीनी भाषा को ये चीज़ें समझती हैं, इसलिए जो है असेंबलर का काम ये होता है। उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करने का काम भी होता है। जैसे हम यहाँ पे आपके बात करते हैं कंपाइलर के बारे में, और दूसरा हम यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में, इंटरप्रेटर के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करने का काम करता है। इंटरप्रेटर जो है 1 by 1 जो है आपके पास चीज़ों को जो है कंपाइल, या फिर मैं कह सकता हूँ एरर को चेक करने का, या फिर मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक, तो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करेगा आपके पास असेंबलर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर डिवाइस क्या कहलाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, जो दो डिवाइसों को जोड़ने का काम करता है, क्या बोलते हैं साहब इसको। तो इसको हम एक नाम देते हैं साहब, इसको हम गेटवे बोलते हैं। ध्यान रखना कि जैसे हम गेटवे कहते हैं ना, तो गेटवे दो डिफरेंट जो आपके पास प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क होते हैं, दो डिफरेंट प्रोटोकॉल वाले जो नेटवर्क हैं, जैसे आपके पास आपका वाईफाई हो गया, आपके पास आपके घर का राउटर हो गया, तो वाईफाई और राउटर को जोड़ने का काम आपके पास गेटवे का है। ब्रिज भी आपको टू नेटवर्क्स को जोड़ने का काम करता है, बट ये सेम टाइप के आपके पास नेटवर्क होने चाहिए, यानी सेम प्रोटोकॉल का नेटवर्क होना चाहिए। अगर लेन है दूसरा भी लेन है तो तब आपके पास ये जुड़ जाएगा। बात सबको समझ में आ रही है। तो यहाँ पे कभी भी प्रश्न आ जाए कि भैया दो नेटवर्कों को जोड़ने का काम किसका होता है, आपके पास इसका होता है। बाकी देखो सर्वर क्या होता है, सर्वर ये मान के चलो आपके पास ये मेन कंप्यूटर है जहाँ से आप डेटा को मंगाते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ भी चीज़ें चाहिए होती, मान लो आगरा का ताजमहल कहाँ है भैया, या ताजमहल टाइप करके डाल दिया तो सर्वर से जो है वो चीज़ आपके पास उठकर आ जाएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको सर्वर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 132 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है। अब क्या है फायरवॉल का कार्य, देखो फायरवॉल का जो कार्य होता है उसका काम होता है आपके पास मॉनिटरिंग करने का। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं वायरस के बारे में, तो वायरस जब सिस्टम में आपके पास एंट्री करता है, वायरस किसी भी तरीके से आपके पास आ सकता है, एक आपके पास सॉफ्टवेयर ही तो है, तो उसके लिए आप क्या बनाते हो, एक एंटीवायरस या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाते हैं। इसी तरीके से फायरवॉल का काम क्या होता है, अगर ऑनलाइन कोई चीज़ कभी होता है, कभी आप ऐसी वेबसाइट पे जा रहे हैं जहाँ पे आपके पास उस ऑनलाइन माध्यम से जो है आपके सिस्टम को जो है नुकसान पहुँचाया जा सकता है, तो फायरवॉल उसको फायर करने का काम करती है, उसको जलाने का काम करती है, वो सिस्टम में घुसने उसको नहीं देता है। तो इसलिए हम कहते हैं वो एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। तो वहाँ पे हम उसको क्या बोलते हैं कि साहब ये मॉनिटरिंग का काम करता है, बात डिलीटिंग का काम कोई मतलब नहीं है, कॉपिंग का कुछ मतलब नहीं है, मूविंग का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो फायरवॉल का काम क्या है, मॉनिटरिंग का आपके पास काम होता है, ये आपका जो है सिक्योरिटी गार्ड है भाई। अब यहाँ पे बात करेंगे कुछ आपके पास जो क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे क्या, जिसमें आपके पास कुछ क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन, नॉट कंप्यूटर तो हो चुका है, आपके पास जो है रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन होंगे। जरा इनको देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें बोला जा रहा है। ऋषि ने प्रातःकाल सूर्य की ओर सड़क पर चलना प्रारंभ किया था, कुछ समय बाद वो बाईं ओर मुड़ जाता है। हमने कहा साहब ऋषि यहाँ से चलना शुरू कर रहा है, इस तरफ चल रहा है, प्रातःकाल है, सूर्य की तरफ चल रहा है, और यहाँ से क्या मुड़ा, ये बाएं मुड़ा। बाएं मुड़ने का मतलब सभी लोग समझ पा रहे होंगे, हम आगे की तरफ चल रहे हैं तो इस तरफ मुड़ेंगे, इस तरफ का मतलब हम यहाँ पे मुड़ रहे होंगे बाएं तरफ। बाएं मुड़ा, कुछ समय बाद वो फिर से दाएं मुड़ रहा है, यानी अगर ये व्यक्ति ऊपर की तरफ चल रहा है तो फिर दाएं मुड़ेगा, तो यानी इस तरफ आएगा, और फिर कुछ दूरी चलने के बाद वो फिर से दाएं मुड़ेगा, तो फिर दूरी चला, उसके बाद मतलब यहाँ तक पहुँचे, ऐसे पहुँचा, फिर से वापस दाएं चलेगा, इसका मतलब ये नीचे चलेगा, तो ये दाएं मुड़ा। अब इस समय वो किस दिशा में जा रहा होगा आपको ये बताना है। अब ये कौन सी दिशा हो गई, बहुत सिंपल सी बात है, ये आपके पास दक्षिण दिशा हो गई, तो दक्षिण दिशा की तरफ ये जा रहा है, आराम से किया जा सकता है। तो ये तो थोड़ा लॉन्ग कट हो गया, जिसको नहीं आती चीज़ें वो इस तरीके से भी कर सकता है। बाकी इसके कुछ शॉर्टकट तरीके भी होते हैं, शॉर्टकट तरीकों से करना चाहो तो तब भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बात की थी इसकी प्रारंभिक दिशा के बारे में, तो प्रारंभिक दिशा आपके पास क्या होगा, इसकी प्रारंभिक दिशा साहब आपके पास पूरब है। हमने देखना है कि ये सबसे पहले
पहले आपके पास कहाँ गया था, सबसे पहले ये बाएं गया था यानी लेफ्ट गया था, फिर ये कहाँ घूमा था, दाएं घूमा था तो यानी दाएं घूमा राइट, फिर ये फिर से कहाँ घूमा था, राइट घूमा था। अब हमें बताना है कि इसकी आखिरी दिशा क्या होगी। इस लेफ्ट से राइट काट दोगे, पूरब से राइट की तरफ चले जाओ। जब आपके पास ये पूरब है, पूरब से राइट की तरफ चले जाना, दक्षिण आपके पास आंसर इसका आ जाता है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 133 के बाद 144 आगे बढ़ते हैं। 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं। चलिए साहब इन 4 बच्चों को बिठाते हैं एक पंक्ति में। बी जी के बगल में बैठा है। तो हमने कहा साहब जो बी है वो जी के बगल में बैठा है। बी कहाँ बैठा है, जी के बगल में। या ऐसा हो सकता है, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं जी बी के बगल में बैठा है, या ऐसे बैठ सकता है या ऐसे बैठ सकता है। 2 ही केसेस आपके पास हो सकते हैं। यहाँ पे दूसरी बात क्या लिखा हुआ है, किंतु आर के बगल में नहीं है। यानी बी बोला जी के बगल में है लेकिन आर के बगल में नहीं है। इसका मतलब एक ये हो सकता है कि साहब या आर इधर है या आर इधर है, दूर होगा, मतलब साथ में नहीं हो सकते। खैर हमें उससे क्या करना है, हमें तो आगे देखना है। जो हमारे पास ऑलरेडी चीज़ें हैं ना उसमें आप जाइए। जैसे बगल में नहीं बैठा है, यदि आर एफ के बगल में नहीं बैठा है, क्या बोल रहा है, यदि बोला जो आर है वो एफ के बगल में नहीं बैठा है तो एफ के अगल बगल कौन बैठा है आपको ये बताना है। अच्छा साहब ठीक है। अब इसने बोला आर एफ के बगल में नहीं बैठा है। मैं 2 केसेस यहाँ पे बना रहा हूँ। कैसे, पहला वाला केस बनाते हैं। पहले वाला केस ऐसा है कि इसने बोला बी बोला जी के बगल में बैठा है तो हमने बना दिया ऐसा कुछ बैठेगा, किंतु आर के बगल में नहीं है। इसका मतलब बी बगल मतलब आर इधर नहीं होगा तो हमने कहा साहब आर जो है आपके पास इधर होगा। अगर बी के बगल में आर नहीं है तो मैंने कहा साहब आर आपके पास इधर हो सकता है। 2 ही केस हो सकते हैं, या तो इधर बनेगा या इधर बनेगा। दूसरा इसने बोला यदि आर एफ के बगल में नहीं बैठा है। यदि जो आर है एफ के बगल में नहीं है इसका मतलब एफ साहब आपके पास यहाँ होगा। यदि आर एफ के बगल में नहीं है यानी इसका मतलब एफ आपके पास यहाँ होगा। 2 ही केस हो सकते हैं, कुछ इस तरीके से ऐसे बन सकता है। तो एफ के अगल बगल कौन बैठा है, तो एफ के अगल बगल कौन बैठा है भाई, तो एफ के अगल बगल ये बी तो है, एफ के बगल बी ही तो है, तो यहाँ पे कौन आएगा आंसर, केवल बी ही तो आएगा। तो भैया एफ के बगल में कौन बैठा है, जो है बी। बी जो है इसके बगल में आपके पास बैठा होगा। उम्मीद करूंगा ये बात आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। 135 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक महिला एक लड़के के साथ कहीं जा रही थी। रास्ते में उनके एक अन्य महिला मिली जिसने उस महिला से उसका लड़के के साथ संबंध पूछा। उत्तर में महिला ने कहा मेरे मामा। मेरे मामा बोले तो महिला कह रही है मेरे मामा। इसका मतलब ये महिला के मामा हो गए। ये महिला है, ये महिला है, महिला की यहाँ पे माता होगी। इस माता का यहाँ पे एक भाई होगा और इस भाई से मैं ये कह सकता हूँ कि ये वो महिला है और इस महिला का जो ये व्यक्ति है वो कौन है, ये इसका मामा हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, होगा। ये महिला है, महिला की माँ है, उसका एक मैं कह सकता हूँ कि इसके जो इसकी माँ के जो भाई हैं वो इस महिला के क्या होंगे, मामा होंगे। ठीक है, तो मेरे मामा बोला और लड़के के मामा, लड़के का एक मामा है, एक दूसरे के भाई हैं। अब देखो लड़के के मामा का मामा एक दूसरे के भाई हैं, ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये इसका मामा हो गया। यहाँ पे वो लड़का होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये लड़का होगा। इस लड़के का एक मामा होगा, क्योंकि मुझे ना यहाँ पे भाई भाई बनाने हैं, यहाँ पे मुझे एक भाई और बनाना है। तो एक भाई कैसे बनेगा, ये इस लड़के का जो मामा होगा बोला और उसका जो मामा है वो बोला इस महिला का मामा का भाई भाई है। इसका मतलब इस महिला का यहाँ पे एक भाई होगा, कुछ ऐसे। समझ में आ रही बात, क्योंकि ये इस महिला का भाई है और ये है असल में वो लड़का। ये कौन है, ये वो लड़का है। तो इस लड़के का ये क्या लगेगा यहाँ पे, ये मामा लगेगा, क्योंकि महिला और लड़का आपस में क्या होंगे, ओके, ये आपके पास बनेंगे माँ और पुत्र। तो इसकी माँ का जो भाई होगा वो इस लड़के का मामा होगा। और ऑब्वियस सी बात है ये दोनों के दोनों आपस में क्या हैं, ये दोनों भाई बहन हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इनकी माँ के जो ये भाई होंगे वो दोनों के दोनों आपस में भाई होंगे। माँ के भाई बोले तो इन दोनों के जो मामा हैं वो आपस में भाई होंगे। तो इस महिला ने क्या कहा, बोला साहब जो मेरे मामा हैं और इस लड़के के जो मामा के मामा हैं वो आपस में भाई हैं। इसका मतलब ये महिला और लड़के आपस में क्या होंगे, ये आपस में जो है आपके पास पुत्र और माँ का संबंध होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, बहुत दिनों बाद मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो बहुतों से नहीं बना होगा शायद, संभवतः। 136 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरीके से समान है और एक बोला एक असंगत है। असंगत समूह को हमें चयन करना है, कौन सा इसमें असंगत होने वाला है। आप कैसे करेंगे साहब असंगत को चयन, आप थोड़ा सा इसमें लगा सकते हो थोड़ा दिमाग। जैसे मैंने एफ और बी की तरफ गया, मैंने कहा एफ और बी के बीच में क्या संबंध बन रहा है भाई, कुछ बन रहा है, या चलो ऐसे बनाओ, वी और ओ के बीच में बन सकते हैं। एफ के बाद आ जाओ, एफ और के के बीच में देखो, एफ के बाद क्या आता है, GHIJK, यानी 5th लेटर जो है के आता है। चलो ओ और वी के बीच में, ओ के बाद क्या आ रहा है, देखो ये 5 इनके बीच में है, ये 5वां लेटर है। ओ के बाद O, PQRSTUV, यानी ये 7th का इनमें डिफरेंस है, या 7वां लेटर आप इसको मान के चल सकते हैं। एन और एस के बीच में आ जाओ, NOPQRS, यानी 5th चलेगा ये वाला इस तरीके से। और एम और एच के बीच में देखो, एच के बाद क्या आता है, IJKLM, यानी ये 5th आ रहा है।
ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस तो आ गया। बी से जी में आ जाओ। बी के बाद क्या आता है? सी डी ई एफ जी, यानी फिफ्थ लेटर आ रहा है, ठीक आ रहा है। और वाई से अगर हम चले जाएं यहाँ पे टी पर, वाई से टी मतलब वाई के बाद क्या आता है? जेड आता है। फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बनेगा, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, ज़्यादा आएगा। डी के बाद चलो ये ऐसे बन रहा है, डी के बाद ई एफ जी एच आई यानी फिफ्थ बनेगा, ये सही है। और आर के बाद पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू यानी फिफ्थ बनेगा, ये भी चलो ठीक आ रहा है। तो एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। टी और वाई के बीच में तो कुछ बन ही नहीं रहा है। टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, अच्छा ओके ठीक है, बन रहा है भैया, ये 5 है। मैं वाई से आगे की तरफ चला गया था, टी से वाई की तरफ चले जाओ। देखो ये एन और एम में 5 या 5 का जो है आप मान के सकते हो फिफ्थ लेटर है। एच और एन में भी ये फिफ्थ लेटर है, बी और जी में भी फिफ्थ लेटर है, वाई और टी में भी फिफ्थ लेटर है, डी और आई में फिफ्थ लेटर है, डब्ल्यू और आर में फिफ्थ लेटर है। केवल एक ए वाला ऐसा है जहाँ पे 5 और 7 का डिफरेंस आ रहा है, ये ऐसे मान के चल सकते हैं। इसका मतलब ये सबसे असंगत आपके पास क्या हो जाएगा? इसका युग्म हो जाएगा, वो सबसे असंगत आपके पास मिल जाएगा। तो उम्मीद करूंगा ये बात समझ में आएगी, बहुत सिंपल है, ठीक है। ये भी 5, ये 5, एन और एस के बीच में, एम और एच के बीच में, सेम टू सेम बी और जी के बीच में, वाई और टी के बीच में, डी और आई के बीच में, डब्ल्यू और आर के बीच में। 5 का हो गया, बाकी इसमें 5 7 का हो गया, इसलिए ये असंगत आपके पास हो जाता है। चलिए तो 137 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी वर्ष 25 मई को रविवार का दिन है तो उसी वर्ष 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, आपको ये बताना था, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, 25 मई को अगर रविवार है तो इसमें सिंपल सी बात है, 1 जून को चले जाओ कि 1 जून को हमारे पास कौन सा दिन होने वाला है। तो 1 जून को भी आपके पास रविवार आ जाएगा, आएगा ना 1 जून को रविवार, ठीक है ना भाई, गलत तो नहीं है ये, ठीक है। 1 जून को भी रविवार आएगा। अब इसमें क्या करना है ना, अपने को जाना है 25 दिसंबर तक। तो अब एक काम करो, काम क्या करो, देखो जून में आपके पास कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। जुलाई में आपके पास कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। अगस्त में, जून जुलाई अगस्त में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। इसके अलावा अगस्त के बाद आ जाओ सितंबर में भी कितने दिन होते हैं? नहीं सॉरी, जून हो गया 30, जुलाई और अगस्त तो 31 होता है ना। फिर सितंबर में 30 दिन होंगे, फिर अक्टूबर में वापस से आपके पास 31 दिन होंगे, नवंबर में फिर से आपके पास 30 दिन होंगे, और दिसंबर हमें जाना है यार, कितने तारीख तक जाना है? दिसंबर जाना है 25 दिसंबर तक। तो अपन 25 दिसंबर तक यहाँ तक चले जाएंगे। इनको थोड़ा सा फटाफट से वो कर लेते हैं कि इसमें कितने वो नंबर आएंगे। 2 हो गया, यहाँ पे 2 से डिवाइड करो 3 और दिन आएंगे, यहाँ पे 3 से डिवाइड करोगे 7 से, मतलब इसमें भी 3 और डेज आएंगे, इसमें 2 और डेज आएंगे, यहाँ पे 3 और डेज आएंगे, यहाँ पे आपके पास 2 और डेज आएंगे, और यहाँ पे 7 से डिवाइड करने के बाद इसमें 3 आ जाएगा। ऐड करो 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13 14 15 और 3 आपके पास यहाँ पे होंगे 18। 15 3 हो गया कितना? 18 हो गया। 18 को 7 से डिवाइड कर लेना, आपको 4 मिलेगा। और 4 का मतलब क्या हो गया? अगर यहाँ रविवार है तो रविवार में 4 दिन और आगे आ जाओ, आपके पास जो 25 दिसंबर तक आएगा ना, वो यहाँ पे कौन सा होगा? रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति, यानी गुरुवार जो है आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करूँगा बात समझ में आई होगी। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, बस आंसर सही आना चाहिए, दैट्स इट। क्वेश्चन देखेंगे, यदि स्टार का अर्थ प्लस है, क्या बोला इसने? जहाँ पे स्टार लगा हुआ वहाँ पे प्लस कर देंगे, तो उसको ऐसा बनाते हैं, स्टार का मतलब प्लस कर देंगे, डॉलर का अर्थ जो है मल्टीप्लाई है तो डॉलर को मल्टीप्लाई कर देंगे, और हैश का मतलब क्या है? डिवाइड करना। हैश किधर है? ये है ना हैश। हैश का मतलब क्या है यहाँ पे? हैश का मतलब है भैया डिवाइड करना। और दूसरा क्या बोला इसने? जो @ है इसका मतलब है माइनस। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा। देखो जब भी डीमास रूल लगाते हो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं ना, तो सबसे पहले यहाँ डिवाइड करेंगे इसको। कैसे होगा? 12 दूना 24, 12 3 36 और 12 चौको 48, यानी 12 4 जा 48 होता है, 48 हो जाएगा। यहाँ पे 5 आएगा 72, 7 होगा 72 हो जाएगा। 12 6 जा 72 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा 15 और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 27, कुछ ऐसे आने वाला है। इन दोनों को ऐड मल्टीप्लाई कर लो, 2 6 जा 12 होता है, 2 4 जा 8 9 92 आएगा, प्लस यहाँ पे 15 माइनस चाहो 27 कर लो इसको 27 ही कर लो। यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 7 में से 5 आएगा तो 2 हो जाएगा, 92 में से 12 माइनस करोगे तो 80 आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साहब ठीक है, ये बात सबको समझ में आई, उम्मीद करूंगा ये बात सबको समझ में आ ही गई होगी। 139 क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। सभी सूरज चंद्रमा हैं, क्या बोला? सभी जितने भी बोला सूरज हैं साहब, सभी के सभी सूरज क्या है? चंद्रमा है, ठीक। और सभी चंद्रमा क्या है साहब? सभी चंद्रमा साहब तारे हैं, कुछ इस तरीके से। तो निष्कर्ष देखो, क्या सभी सूरज तारे हैं? क्या सभी सूरज तारे? हाँ बिल्कुल सभी सूरज तारे हैं। सूरज अंदर है, तारे बाहर हैं। कुछ चंद्रमा सूरज है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल कुछ चंद्रमा सूरज है, क्योंकि ये पूरा का पूरा चंद्रमा है और इस चंद्रमा में कुछ कुछ जो है आपके पास सूरज हैं, इसलिए ऑप्शन जो इसका निष्कर्ष होगा पहले वाला, ए और बी दोनों के दोनों इसमें आंसर बनने वाले हैं। आज का लास्ट सवाल देखेंगे। लास्ट सवाल में क्या है? दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर क्या होगा ये बताना है। देखो इस दी गई श्रृंखला में कुछ इस तरीके से देखना था कि पहले भैया केवल बी है, उसके बाद बी सी है, उसके बाद बी सी डी है, उसके बाद बी सी डी ई है,
ठीक, उसके बाद बी सी डी ई एफ है, उसके बाद यहाँ पे बी सी डी ई एफ जी है, और नेक्स्ट जो बनेगा इसमें बी सी डी ई एफ जी एच। कुछ गड़बड़ हो रहा है? बी सी डी ई एफ जी, अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, ये एच आ गया, और फिर इसकी नेक्स्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, बी सी डी ई एफ जी एच, और आगे क्या आना चाहिए इसमें, फिर आई आना चाहिए, यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करूँगा ये बात समझ में आएगी। कुछ चीज़ें छोटी हैं, कुछ चीज़ें जिसको समझ नहीं आएंगी वो चीज़ें समझ लीजिएगा। थोड़ा अपने बिहाफ में भी प्रैक्टिस करते रहें, तभी सारी चीज़ें आपके पास बेहतर हो पाएंगी। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन वीडियो के साथ।